नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्रिय भाइयों। तो हिंदी वर्णमाला पर का जो पहला चैप्टर है उसको हम कवर करा के चलेंगे और इसमें आपको एक एक जो पॉइंट है उसको बिल्कुल क्लियर करा के चलेंगे। सबसे पहले हम हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसी हुई है उसको जानेंगे, उसके बाद में वर्णमाला पर चर्चा करेंगे और वर्ण में सबसे पहले स्वर, उसके बाद में व्यंजन, पूरा एक एक पॉइंट को क्लियर करा के चलेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों अपने जितने भी जो मित्र हैं तैयारी कर रहे हैं, चाहे RO PCS UP PCS CTET UPSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी पेपरों के लिए जहाँ हिंदी का, चाहे वो लेखपाल हो, हिंदी के जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी SI की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यानी ये जो हिंदी की स्पेशल क्लास लेके चल रहा है, जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके चलेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करा के चलेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आ जाइए और सारी क्लास को पढ़िए। और इसके बाद में हम आपको 1 से लेकर के 220 तक जो सीरीज है उसको भी हमने कवर करा दिया है, उसको आप जाकर के देख सकते हो। उसमें हमने 11 क्लास दी हैं। 11 क्लास अगर आप पढ़ लेते हो तो दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि अगर वर्णमाला पर अगर प्रश्न पूछे जाए तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हम कोई पेड क्लास नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री क्लास करा रहे हैं। जो आपसे पैसा वसूल रहे हैं उनसे दूर रहिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में पढ़िए। 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ में आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और अपने मित्रों को, सभी दोस्त हैं आपके, रिश्तेदार हैं, उन सभी को ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला पॉइंट है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर यही लिखा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है, संस्कृत से कैसे हुई है? क्योंकि संस्कृत के बाद में पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा के बाद में प्राकृतिक भाषा का जन्म हुआ, प्राकृतिक के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ। तो अगर हम डायरेक्ट देखें तो कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि संस्कृति जो कहाँ पर इस्तेमाल की गई थी और इसका इस्तेमाल कब किया गया था इस भाषा का। ठीक है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व में वैदिक एवं लौकिक भाषा में इसका प्रयोग किया गया। वैदिक एवं लौकिक संस्कृति थी, उसके लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, किया गया है। और पाली भाषा का 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, यानी पाली भाषा जो है, इसमें जितने भी जो बुद्ध के उपदेश हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्राकृतिक भाषा में जन सामान्य की जो भाषा थी पहले, वो प्राकृतिक भाषा में 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो समय काल रहा है उसमें जन सामान्य की भाषा रही है। ठीक है, और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक लोक भाषा, ठीक है, लोक भाषा जो अपभ्रंश भाषा रही है वो रही है। उसके बाद में 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हिंदी के विविध रूप जितने बताए गए वो हिंदी भाषा में हैं, वो आज भी हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम पूरी तरह से देखा जाए, आपसे कोई कहता है कि बताइए हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो किस भाषा से मानोगे आप? संस्कृति भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, अब इस चीज़ को पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया है, संस्कृत से किसका भाषा का जन्म हुआ है? पाली भाषा का प्राकृतिक भाषा का अपभ्रंश और अपभ्रंश भाषा का हिंदी। यानी कह सकते हैं कि संस्कृत से डायरेक्ट अगर हम कहें तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे मेरे मित्रों देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला को अगर हम देखेंगे तो वर्णमाला आप जानते हैं अ से लेकर के और ज्ञ तक ये हमारी वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कुल कितनी वर्णों की संख्या होती है, तो वो आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 कौन कौन सी होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्वर हैं वो 11 होते हैं। अयोग वाह वो कितने होते हैं? अयोग वाह वो होते हैं आपके 2।
और 39 आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो 11 प्लस 2 और प्लस के 39, अगर इनको जोड़ें तो कितने बैठते हैं? 52। तो अब कुल आपसे पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल बड़ों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितने बताओगे? 52 बताओगे, ठीक है। और स्वर कितने, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन सी होती है मैं आपको बताया था, जैसे आ, ठीक है, ए, ओ, ठीक है, री से ऋषि, ए, ओ। तो ये अब ये 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यही हमारे मूल स्वर हैं। अयोगवाद स्वर कौन से हैं? अयोगवाद स्वर दोस्तों वो होते हैं अंग और अह, ये दोनों अयोगवाद होते हैं, ठीक है। इनको स्वर में काउंटिंग नहीं किया गया, ठीक है। इनको अयोगवाद, जिसको अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे हिंदी में, यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया कि मूल स्वरों की संख्या 11, अयोगवाद वर्णों की संख्या कितनी है? 2, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। टोटल मिलाकर के कुल वर्ण कितने हो जाते हैं हमारे? 52 हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर मैंने करा दिया है। हिंदी में ध्वनियाँ या वर्ण कह सकते हैं कि कितने प्रकार हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम दोस्तों देखते हैं स्वर क्या होता है। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वर की पूरी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के हो, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इनको जो स्वर है उनको उच्चारण करने के समय हमें किसी दूसरे स्वर की जरूरत नहीं है, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? स्वर। तो यही मैंने लिखा है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। समझ में आया? यानी जैसे अ है, अ को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ हमेशा अ ही रहेगा, आ है वो हमेशा आ ही रहेगा, ए हमेशा ए रहेगा, और ई हमेशा ई रहेगा, ओ हमेशा ओ, और ऊ हमेशा ऊ रहेगा। इसको बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो स्वरों को हमने 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। देखें, यहाँ देख सकते हो, उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर, यानी उच्चारण करते समय कितना समय लगता है उसके आधार पर हमने इसको विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है। और दूसरा जो बताया है मैंने, रचना, संरचना या बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर। अब इसको हमने 2 भागों में बांटा है। इसको 2 भागों में ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ठीक है। ह्रस्व या एक मात्रक स्वर कहते हैं, या तो ह्रस्व स्वर कहेंगे या लघु स्वर कहेंगे या एक मात्रक स्वर, बात एक ही, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पार्ट है, दूसरा पार्ट है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रक, ठीक है। तो ये द्विमात्रक होगा। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने 2 भागों में विभाजित किया है, और इसको हम आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सबको डिस्क्रिप्ट में पढ़ा के चलेंगे, ठीक है। और रचना और संरचना के बनावट के आधार पर अगर देखें तो मूल स्वर, जड़त्व स्वर, नैसर्गिक स्वर और बीजाक्षर स्वर, ये चारों क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनके सबके नाम लिखे हैं, ठीक है। या दूसरा बात करें तो इसका दूसरा जो भाग है संधि स्वर, कृत्रिम स्वर और बनावटी स्वर। तो हमने उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर 2 प्रकार बताए हैं, और रचना, संरचना, बनावट या निर्माण व्युत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार बताए हैं। इनको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला हमने हेडिंग डाल लेते हैं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं जिससे आप आसानी से उसको पढ़ पाएँ, ठीक है। तो पहला देखेंगे, हमने पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर जो है हमारा वो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रक स्वर, और दूसरा जो हमने बताया था वो दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रक स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ ह्रस्व स्वर क्या होता है। यानी अगर इसको उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमें कम समय लग रहा है, या थोड़ा सा कहें तो बिल्कुल हल्के से बोल दे रहे हैं, हमें समय नहीं लग रहा है, जैसे अ बोल दिया समय नहीं लगा, ए बोल दिया, ओ, रे, ये जो 4 स्वर हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर कहेंगे, या इनको दीर्घ स्वर कहेंगे या एक मात्रक स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर कहेंगे या लघु स्वर कहेंगे या एक मात्रक स्वर कहेंगे, ठीक है।
अब इनको अगर मैंने डेफिनेशन में लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, कौन कौन से? अ, ई, उ, री। ठीक है, समझ में आ गया। अब दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रक, एक ही बात है, चाहे गुरु स्वर पूछा जाए, द्विमात्रक पूछा या दीर्घ स्वर पूछा जाए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, यानी अधिक समय लगता है, यानी इन स्वरों के उच्चारण से अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो उनको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे उसको बोल रहे थे अ, लेकिन इसको बोलेंगे आ बोलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, और जब समय ज़्यादा लगा तो वो दीर्घ में अंदर आ गया। अगर समय कम लगेगा तो ह्रस्व में आ जाएगा या लघु में आ जाएगा। तो ये ई ज़्यादा समय लग रहा है, ऊ ज़्यादा समय लग रहा है, ए ओ, यानी ये जो हमारे 7 स्वर हैं इनको उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसको हम दीर्घ या गुरु या द्विमात्रक स्वर कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 7 हो गई। तो ये मैं लिखा है कि ये हिंदी में 7 हैं, आ, ई, उ, ए ओ। ठीक है, ये हमारे स्वर कितने हैं? 7 है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा जो हम देख सकते हैं, मैंने 2 बताए थे। ठीक है, दूसरा है रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो उसको 2 भागों में बांटा गया। एक है हमारा मूल स्वर, जड़त्व स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया। तो वे स्वर होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है। यानी ये जो अ, ई, उ, री है तो ये भी वही ह्रस्व स्वर ही है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं बनावट, यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो बनावट हुई है वो किसी दूसरे स्वर से नहीं हुई है। अ केवल अ है, इसमें किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है। ए है, ओ है, री है, इसमें किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो है ये बनावट के आधार, संरचना के आधार पर है ये। ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर ही है जिनको मूल स्वर या जड़त्व या नैसर्गिक या बीजाक्षर स्वर कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, इनका दूसरा नाम है ये संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर। अब ये बनावटी हैं। बनावटी कैसे हैं? इनको बनाया गया है, जैसे अ जोड़ करके आ बना है, ई जोड़कर बड़ी ई बनी है, छोटा ऊ जोड़ करके बड़ा ऊ बना है, अ ई जोड़ करके ए बना है, ए जोड़ करके ए बना है, उ जोड़ करके ओ बना है, ओ जोड़कर ओ बना है। आप देख सकते हो इनको बनावटी, यानी इनको जब तक इनमें 2 स्वरों का मेल नहीं होगा तब तक संधि स्वर या कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो वे स्वर जो 2 स्वरों के संधि या मेल से बने हैं उनको हम संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो एग्जाम्पल मैंने ये बिल्कुल क्लियर करा दिया है। आगे हम देखेंगे, आगे संधि स्वर। संधि स्वर, कृत्रिम या बनावटी स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सजातीय संधि स्वर या मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा विजातीय संधि स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर। तो इन दोनों स्वरों को एक्सप्लेन हम अगली क्लास में कराएंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और आप ज़रूर बताएं कि आप हमारी क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।